नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने रस के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उसके पूरे स्वरूप को समझा था, क्योंकि रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए रस के अर्थ और उसके स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं रस निष्पत्ति की। सबसे पहला प्रश्न जो हम लोगों के सभी के मन में उठता है रस निष्पत्ति शब्द को सुनते ही, वो प्रश्न है क्या है रस निष्पत्ति, यानी रस निष्पत्ति का सरल से सरल शब्दों में अर्थ क्या है। तो उसको अगर हम सरल शब्दों में कहने की कोशिश करें तो रस की अनुभूति, अनुभूति आप सभी जानते हैं, रस को हृदय में अनुभव करना। रस ये काव्य रस है, साहित्य रस है। तो रस को अनुभव करना और अनुभव करने के बाद जैसे जैसे हम उस काव्य में डूबेंगे, वो रस अपनी परिपक्व अवस्था को पहुंचने लगेगा। तो जब परिपक्व अवस्था को पहुंचकर चरम रस उत्पन्न होगा, तब जब हम आनंद में डूब जाएंगे, तब उस प्रक्रिया को रस निष्पत्ति कहते हैं। यानी रस की अनुभूति से लेकर रस के अनुभूत होकर पूरे चरमोत्कर्ष तक संपन्न होने की जो प्रक्रिया है, उसे हम रस निष्पत्ति कहते हैं। भरत मुनि ने निष्पत्ति शब्द को स्पष्ट किया है अपने ग्रंथ में, और वे कहते हैं कि निष्पत्ति शब्द का विग्रह जो उन्होंने किया है वो है निस धन पत्ति। निस का अर्थ उन्होंने लिया है निशेषेण, यानी निशेष शब्द आप सभी जानते हैं हिंदी में भी बहुत अधिक प्रयुक्त होता है, यानी समाप्त होने की या बिल्कुल अपने अस्तित्व को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो है निशेष होना। लेकिन जब उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है संस्कृत की, तो इसका अर्थ हो जाता है निशेष होने की प्रक्रिया के द्वारा, यानी निशेष के द्वारा, यानी समाप्त होने की प्रक्रिया के द्वारा। पत्ति, पत्ति का मतलब है पदगतौ, उन्होंने इसका अर्थ किया है पदगतौ। पद का अर्थ आप सभी जानते हैं, सामान्य तौर पर हम इस पद पर नियुक्त हैं, उस पद पर नियुक्त हैं। पद का एक अर्थ वो पाद होता है, जिसका एक अर्थ होता है पैर, लेकिन यहाँ पर पद है, पद का मतलब है स्थिति विशेष को, गतौ यानी जाना, यानी प्राप्त करना, यानी विशेष स्थिति को प्राप्त करना। तो किसके द्वारा विशेष स्थिति को प्राप्त करना है? निशेष होने की प्रक्रिया के द्वारा विशेष स्थिति को प्राप्त करना है। अब समझना क्या है? समझना यह है कि आखिर ये निशेष किसको होना है? निशेष होना है व्यक्ति की अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता को। काव्य शास्त्रीय भाषा में समझाऊंगी तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए सरल से सरल भाषा में कि जब व्यक्ति काव्य में इतना डूब जाए कि उसे अपने होने का एहसास ही न रहे, यानी उसकी अपने व्यक्तित्व के होने की का जो बोध है उसको निशेष होना है। क्योंकि जब तक उसका कि मैं रीता हूं, या वो सरोज है, या मैं राकेश हूं, या मैं विक्रम हूं, जब तक हम इस अपने अस्तित्व के बोध को से मुक्त नहीं होंगे, जब तक ये बोध निशेष नहीं होगा, तब तक हम रस की उस विशेष स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे। अर्थात काव्य में जो मूल नायक नायिकाएं हैं, उनकी अनुभूतियों के साथ अपने आप को एकाकार करने में सफल नहीं होंगे। इस बात को इस तरीके से समझिए। तो इस प्रकार निष्पत्ति का अर्थ हुआ स्थिति को प्राप्त करना, यानी गति, यानी विशेष स्थिति को निशेष होने के द्वारा विशेष स्थिति को प्राप्त करना, यानी विशिष्ट उत्पत्ति। आगे चलें। रस निष्पत्ति का आधार हमने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी। भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जिसको स्पष्ट करने के लिए हमने पहले भी चर्चा की थी, जिसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस की विशिष्ट उत्पत्ति कब होती है? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इनका संयोग हो जाता है, यानी ये साथ साथ उपस्थित हो जाते हैं एक ही स्थान पर, तब रस की उत्पत्ति होती है। विशेषतः इसमें, इस सूत्र में जो संयोगाद है और जो रस निष्पत्ति है, ये दोनों शब्द विचार मंथन के, विद्वानों के बीच विचार विमर्श के, विवाद के, चर्चा के विषय रहे हैं। सबसे पहली बात ये, अब दूसरा एक प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था हमारे मन में कि रस निष्पत्ति क्या है, उसको हमने समझ लिया। दूसरा प्रश्न ये होता है कि रस निष्पत्ति आखिर होती कहां है? प्रश्न है
कवि में? क्या जो काव्य लिख रहा है उस कवि में रस रस की निष्पत्ति होती है, या वो जिस काव्य को लिख रहा है उसके जो पात्र जहां जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है उन पात्रों में रस की निष्पत्ति होती है, या उस काव्य कृति या नाटक के आधार पर जो मंचन किया जा रहा है और उसमें जो अभिनेता और अभिनेत्री काम कर रहे हैं। नट का अर्थ यानी अभिनेता से लेंगे, नटी यानी अभिनेत्री। तो पुराने समय में अभिनेताओं को जो अभिनय किया करते थे उनको नट और नटी कहा जाता था। तो नट या अभिनेता में रस निष्पत्ति होती है या सहृदय में रस निष्पत्ति होती है। ये 4 विकल्प हैं। तो आगे जब विद्वानों ने भरत के इस रस सूत्र की व्याख्या की तो उन्होंने निष्पत्ति की अपने अलग-अलग तरीके से, किसी ने पात्रों में मानी, किसी ने नट-नटी में मानी, किसी ने काव्य में मानी, बिल्कुल अलग-अलग रस की निष्पत्ति स्वीकार की है। तो चलिए उन सभी मतों की चर्चा करते हैं। भरत मुनि, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ये 4 प्रमुख 5 प्रमुख हैं। भरत मुनि तो हैं ही, इनके अलावा इनके व्याख्याकार जो हैं इनके सूत्र के वो 4 हैं। इन सभी ने आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से रसास्वादन की यानी रस का अनुभव करने की प्रक्रिया की, उसकी स्थिति की, और इस सूत्र में जो भरत मुनि का सूत्र है उसमें संयोगात और निष्पत्ति शब्दों की अपने अपने तरीके से व्याख्या की, और जो रस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था आचार्य भरत मुनि के द्वारा उसे परिपूर्णता प्रदान की। इनके इन व्याख्याकारों के मत मतांतरों के द्वारा ही अपने वास्तविक और पूर्ण स्वरूप को रस सिद्धांत प्राप्त कर सका है। आगे चलें। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि भरत मुनि रस निष्पत्ति के विषय में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं। रस निष्पत्ति शब्द का अर्थ हम समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहली बात, भरत मुनि के अनुसार जो संयोगात है और जो निष्पत्ति है, तो संयोगात जिन्होंने सूत्र लिखा वो संयोग शब्द को कैसे व्याख्यायित करते हैं। उनका कहना है सह संयोजन, अर्थात विभाव आदि की सुव्यवस्थित संयोजना, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भावों का एक स्थान पर एक ही साथ व्यवस्थित रूप में उपस्थित होना, ये उनके अनुसार संयोग का अर्थ है। निष्पत्ति का अर्थ जैसा अभी हमने पढ़ा व्याख्या में, किसी विशेष स्थिति की प्राप्ति या विशिष्ट उत्पत्ति के रूप में उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ, यानी साधारण उत्पत्ति से भिन्न है रस की निष्पत्ति, इसलिए वे उसे विशिष्ट उत्पत्ति या विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति के रूप में व्याख्यायित करते हैं। उनका मत है कि नाटक में विभाव आदि की व्यवस्थित योजना से सहृदय का स्थायी भाव रस रूप में निवर्तित या परिणत हो जाता है। इसको हम समझेंगे। उनका मत है कि नाटक में विभाव आदि की व्यवस्थित यानी विभाव आदि जहां पर कहा जाए, ये संस्कृत की दोस्तों लिखने की शैली है। विभाव आदि के कहने का मतलब है कि आचार्य ये जरूरी नहीं समझते कि बार बार विभाव अनुभाव और संचारी भाव आदि का उल्लेख करें। वे विभावादि कहकर उसमें सब कुछ समेट लिया करते हैं। तो विभावादि यानी विभाव अनुभाव और संचारी भावों की व्यवस्थित योजना से जब सहृदय का जो स्थायी भाव है वो रस रूप में परिवर्तित होता है और अपनी चरम स्थिति को प्राप्त होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। अब इस रस की निष्पत्ति को वे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण क्या है? व्यंजन औषधियों आदि का उन्होंने उदाहरण दिया है और वे कहते हैं कि यथा बहुद्रव्य युतई जनई बहुर्युभितम, यानी जिस प्रकार बहुत सारे तरह तरह के व्यंजनों से युक्त भोजन को करते समय जनई यानी जनों के द्वारा आस्वादयंती भुंजानाम, उनको खाते समय उनका भोग करते समय आस्वादन करते समय आनंद हर्ष आदि आनंद की अनुभूति होती है। किनके द्वारा? भक्त विद जना, भक्त और विद्वान जनों के द्वारा उसकी अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार भावाभिनय संयुक्ता स्थापित भावास्ततो बुधा, उसी प्रकार भाव और अभिनय से युक्त होने पर कौन? विभाव अनुभाव और संचारी भावों के जागृत होने पर, स्थापित होने पर बुधा यानी विद्वज्जनों में यानी सहृदयों में, उसके पश्चात मन के स्तर पर आस्वादन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी साहित्य के रस के आस्वादन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसी को हमें नाट्य का रस मानना चाहिए। इसको हिंदी में इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थात जिस प्रकार
नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कहाँ होती है? जब हम उनको खाते हैं और हमें उसका स्वाद हम अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं, आनंदित होकर कहते हैं कि वाह, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना है, तो वो हमारे उस आनंद का परिचायक है जिस रस की निष्पत्ति हमारे स्वादेंद्रियों में हो रही है। जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से षाडवादी यानी 6 रस, 6 रसों की चर्चा मैं कर चुकी हूं, कटु, तिक्त, काशाय, लवण, मधुर आदि। तो 6 रस बनते हैं और उनका उपयोग करते हुए, इन 6 रसों का उपयोग करते हुए प्रसन्न चित्त पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं और हर्ष आदि का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जो प्रसन्न चित्त दर्शक हैं, वो विविध भावों और अभिनयों द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनयों से संयुक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ा सा कथन है। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार हम तरह तरह के भोजन करते हैं और उनके स्वाद से आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार साहित्य में जब संपूर्ण भाव यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आदि की स्थायी भावों के साथ विस्तृत व्यवस्थित योजना हो जाती है, तब दर्शक, पाठक उसी प्रकार के आनंद की मानसिक, आत्मिक स्तर पर अनुभूति करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। अब इस भरत मुनि ने जो व्याख्या की है उसके कुछ निष्कर्ष हैं जिनको हमें इस पूरी रस निष्पत्ति के सिद्धांत में ध्यान में रखना है। वो बिंदु क्या है? सबसे पहली बात वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भोजन, खाद्य व्यंजनों, विविध व्यंजनों के द्वारा आस्वादन से तुलना की है रसास्वादन की, तो रस आस्वाद्य है, यानी रस का स्वाद लिया जा सकता है। दूसरी बात क्या है? रस नाट्यगत है, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, तो उन्होंने नाटक के संदर्भ में ही रस सूत्र दिया। तो उन्होंने कहा कि रस कहाँ विद्यमान होता है? मूलतः नाटक में विद्यमान होता है, जो नाट्य कृति है उसमें विद्यमान होता है। नाटक में विभावादि की व्यवस्थित योजना से सहृदय का स्थायी भाव रस रूप में निवर्तित और परिणत हो जाता है। अब नाटक में जब सही तरीके से विभाव आदि की व्यवस्थित, यानी विभाव आदि फिर वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनकी व्यवस्थित योजना होती है, तब उससे सहृदय जो दर्शक है उनका स्थायी भाव रस रूप में उत्कर्ष को प्राप्त होता है और उन्हें आनंद प्रदान करता है। ये इनकी व्याख्या का, रस निष्पत्ति का सारांश है। अब इस रस निष्पत्ति की व्याख्या भरत मुनि के बाद अन्य विद्वानों ने भी की, जिनके नामों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन है वे 4 विद्वान? पहले हैं भट्टलोलट। उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया भरत मुनि के सूत्र की व्याख्या करते समय, वो उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और उपचयवाद के नाम से जाना जाता है। शंकुक ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, दूसरे आचार्य शंकुक हैं, उनके सिद्धांत को अनुमितिवाद, अनुमानवाद या अनुकृतिवाद कहा जाता है। तीसरे व्याख्याकार हैं भट्टनायक, उनके सिद्धांत को भुक्तिवाद कहा जाता है। और चौथे हैं अभिनवगुप्त, जिनके द्वारा व्यक्त सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद कहा जाता है। तो अब इनके मतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्रम में आते हैं भट्टलोलट और उनका उत्पत्तिवाद, आरोपवाद या उपचयवाद। आपको ध्यान रखना है, भरत मुनि ने रस की स्थिति नाट्यगत मानी है। भरत सूत्र के पहले व्याख्याकार, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भरत सूत्र के पहले व्याख्याकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भट्टलोलट भरत सूत्र के पहले व्याख्याकार हैं। इनका स्वतंत्र ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता, लेकिन इन्होंने भरत सूत्र की जो व्याख्या की उसके अंश हमें अभिनव गुप्त की कृतियों में मिलते हैं और उन कृतियों के नाम है अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन, इसमें मिलते हैं। और उसी के आधार पर, क्योंकि अभिनव गुप्त ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है, तो उसी के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि वास्तव में भट्टलोलट अपने सिद्धांत के द्वारा रस निष्पत्ति के विषय में क्या विचार व्यक्त कर रहे थे। निष्पत्ति का अर्थ तो इन्होंने माना है उत्पत्ति, ध्यान में रखेंगे। वहां विशिष्ट उत्पत्ति है या विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति है भरत मुनि में, यहां पर है उत्पत्ति। संयोग का अर्थ माना है इन्होंने संबंध। अब प्रश्न ये है कि यह संबंध किसका है? यह संबंध है उत्पादक और उत्पाद्य भाव का। उत्पादक कौन है?
उत्पादक उत्पन्न करने वाले कि कौन उत्पन्न करते हैं? विभावादि। और उत्पाद्य जो उत्पादित हुई वस्तु है वो क्या है? रस। तो यानी विभावादि और रस के संबंध को इन्होंने संबंध शब्द के अंतर्गत स्वीकार किया। इनके मत को संक्षेप में देख लेते हैं। ये कहते हैं कि रति आदि स्थायी भावों की आलंबन आदि विभिन्न, अब आलंबन आदि भी कहा गया है, तो आलंबन में कौन कौन से विभाव, आलंबन आदि यानी सब कुछ आ गया, विभाव आ गए, अनुभाव आ गए, संचारी भाव आ गए। आलंबन आदि विभाव यानी उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव से उपचित, उपचित का साधारण अर्थ ले लें परिपक्व स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात उत्पन्न यानी परिपक्व होकर व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर पोषक पोष्य संबंध। व्यभिचारी भावों से पुष्ट होने के लिए उन्होंने कौन सा संबंध माना? पोषक और पोष्य का, यानी पोषक पोषण करने वाला और पोषित जिसको पोषण किया जा रहा है। व्यभिचारी भावों से पुष्ट होकर अनुभावों द्वारा व्यक्त होने की अवस्था ही रस है। एक बार फिर से इसको ध्यान देंगे। रति आदि स्थायी भाव जब आलंबन और उद्दीपन आदि जो विभाव हैं उनके द्वारा, जो कि कारण है रस की उत्पत्ति के, उनके द्वारा परिपक्व स्थिति को प्राप्त होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। और फिर उनकी पुष्टि व्यभिचारी आदि भावों से होती है, यानी पुष्टि किसकी हो रही है? जो स्थायी भाव है उनकी पुष्टि हो रही है। और पोषक कौन है? पोषक हैं व्यभिचारी भाव, उनसे पुष्टि हो रही है और अनुभावों के द्वारा वे अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो अवस्था है यही रस है, जिसकी अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्त हो रहा है वो क्या है? वो रस है। रस मूलतः अनुकार्य अर्थात रामादि मूल नायक नायिका में होता है। ध्यान देंगे, भरत मुनि ने नाट्यगत माना रस को, लेकिन भट्ट लोलट कहते हैं अनुकार्य। अनुकार्य शब्द जहां भी आए आप मान लेंगे मूल जो पात्र हैं, देखिए 3 स्तर हैं यहाँ पर। तीन स्तर कौन से हैं महत्वपूर्ण? एक तो वो जो मूल पात्र हैं, यानी सचमुच में जो राम और सीता हुए वो मूल पात्र। उसके बाद काव्य में जैसे तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, तो उसमें जिन पात्रों की योजना की वो कवि निबद्ध पात्र हो गए और उनका अभिनय किया किसने? नट और नटी ने मंच पर। वो तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति आती है, ये तो 3 स्थितियां हो गई, चौथी स्थिति आती है वो दर्शक, वो सामाजिक, जो कि उस दृश्य को, उस नाटक को देख रहा है। तो इन्होंने मूल स्थिति किसमें मानी? जो मूल राम आदि पात्र हैं उनमें रस की स्थिति मानी, मूल नायक नायिका। कवि निबद्ध नायक नायिका नहीं, मूल नायक नायिका में मानी। किंतु उनके रूपादि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में प्रतीयमान होता है। रस कहाँ रहता है? अनुकार्य में, यानी मूल राम सीता पात्रों में रहता है। लेकिन अनुसंधान के द्वारा जो अनुकर्ता है, अनुकर्ता अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने वाला कौन है? नट है। क्योंकि जब भी कोई अभिनय करता है दोस्तों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जिस पात्र के रूप में अभिनय कर रहा है उसी पात्र को अपने भीतर महसूस करके उसी के हाव भाव, उसी की चाल ढाल आदि को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, ताकि दर्शकों को ये विश्वास हो जाए कि वो वास्तव में अभिनेता नहीं है बल्कि मूल पात्र ही है। और इस प्रक्रिया के लिए भट्ट लोलट ने कहा कि अनुकर्ता जो नट है वो ये अनुकरण किसके माध्यम से करता है? अनुसंधान के माध्यम से। इस अनुसंधान शब्द को समझ लेंगे। अनु प्लस संधान, संधान का अर्थ होता है निशाना लगाना साधारण, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी कोई व्यक्ति आगे है उसके पीछे पीछे उसी पर दृष्टि साधकर, क्योंकि निशाना लगाने के लिए क्या जरूरी है? ध्यान की एकाग्रता, दृष्टि की एकाग्रता। तो जैसे ही हमारी दृष्टि चूकेगी हमारा निशाना चूक जाएगा। तो अनुसंधान का यहां पर अर्थ है पूरी एकाग्रता के साथ उन मूल नायक नायिका के हाव भाव आदि को अपनी दृष्टि में रखना, ताकि उनका अभिनय वैसा का वैसा स्वाभाविक रूप से कि जो दर्शक या पाठक हैं
वो उन्हें ही वास्तविक समझ बैठे, इस तरीके से अभिव्यक्त करना। और उसका माध्यम क्या होता है, किसकी प्रक्रिया के माध्यम से नट ये काम करता है, अनुसंधान के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भट्ट लोलट ने अनुकर्ता नट को किसकी प्रक्रिया के द्वारा उसके अनुकरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है, तो अनुसंधान के द्वारा स्पष्ट किया है। रस मूलतः अनुकार्य में होता है। अनुकार्य का अर्थ है राम आदि मूल पात्र। रस के वास्तविक भोक्ता मूल नायक नायिका होते हैं। नट नटी के अभिनय से, लेकिन नट और नटी यानी अभिनेता और अभिनेत्री जो मंच पर उन मूल नायक नायिकाओं के प्रेम का या किसी भी प्रकार का और कोई भी दृश्य प्रस्तुत करते हैं, तो प्रेक्षक का अर्थ है दर्शक। दर्शक उनमें मूल नायक नायिका का आरोप कर लेते हैं, यानी क्योंकि उन्होंने अनुसंधान के आधार पर मूल नायक नायिकाओं के हाव भाव को अभिव्यक्त किया है अपने व्यक्तित्व में, अपने हाव भाव के द्वारा। तो जो सामाजिक है, जो दर्शक है, जो प्रेक्षक है, वो ये मानने लगता है कुछ समय बाद कि ये नायक नायिका वास्तव में अभिनेता अभिनेत्री नहीं है, बल्कि कौन है, ये मूल राम और सीता पात्र ही हैं। तो ऐसे वो उस मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है कि वो उन अभिनेता अभिनेत्री पर मूल नायक नायिका के होने का आरोप कर लेता है। और यही आरोपण की जो प्रक्रिया है, भट्ट लोलट के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आरोपवाद कहा जाता है। अगले बिंदु पर आते हैं। इस प्रकार मूल नायक नायिका का रस वास्तविक हुआ, यानी वास्तविक रस के भोक्ता कौन है, मूल नायक नायिका यानी सचमुच वाले राम और सीता। सामाजिक जो हैं उनका प्रतीति जन्य है। सामाजिक यानी दर्शक, दर्शक प्रतीति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरोप करते हैं नट और नटी के ऊपर, और इस प्रतीति का माध्यम बनते हैं नट और नटी यानी अभिनेता और अभिनेत्री। प्रेक्षक नट में यानी प्रेक्षक दर्शक नट में मूल पात्रों की तुल्य योग्यता के कारण रस का आरोप कर लेता है। तुल्य योग्यता यानी समानता, वो तुलना करता है और जब देखता है कि उनमें कोई अंतर नहीं है, यानी समानता की उद्भावना हो जाती है उसके चित्त में, और फलतः वो क्या करता है, रस का आरोप कर लेता है, यानी उन्हीं को वास्तविक और मूल नायक नायिका मान लेता है। इसलिए इसे आरोपवाद कहा गया, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया। स्थायी भाव को विभाव से उत्पन्न मानने के कारण इसे उत्पत्तिवाद कहा गया। और क्योंकि इन्होंने निष्पत्ति जो शब्द है उसका अर्थ उत्पत्ति माना है, इसलिए भी इसे उत्पत्तिवाद कहा गया है। भट्ट लोलट ने नट में रस उत्पन्न होने का कारण अनुसंधान को बताया है, ये मैं स्पष्ट कर चुकी हूं। अब बात आती है कि भट्ट लोलट ने जो ये सिद्धांत रस निष्पत्ति का बताया, इसके विषय में अन्य व्याख्याकारों ने क्या क्या मत प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले शंकुक को लेते हैं। शंकुक परिवर्ती जितने भी बाद के आचार्य थे, उनमें खास तौर से शंकुक ने भट्ट लोलट की व्याख्या का खंडन किया और उन पर, उनके सिद्धांत पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए। क्या हैं वे आरोप? पहला आरोप था, यदि उपचित स्थायी भाव रस है, उपचित यानी परिपक्व, उपचित का अर्थ आप अच्छी तरह कंठस्थ कर लीजिए, काव्य शास्त्र का शब्द है परिपक्व अवस्था, यानी पुष्ट होने की, चरम उत्कर्ष पर पहुंचने की रस की जो अवस्था है वो उपचित अवस्था है। तो यदि उपचित यानी परिपक्व स्थायी भाव ही रस है, तो उपचिति की मात्रा निश्चित नहीं है। शंकुक ने कहा कि यदि स्थायी भाव ही परिपुष्ट होकर रस का रूप धारण करते हैं, तो किस मात्रा में वो उपचित हों, यानी कितनी परिपक्वता उनको आवश्यक है, ये उन्होंने भट्ट लोलट ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट नहीं किया है। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया। दूसरा आरोप लगाया कि अगर हम इस उपचिति की अवस्था चरमोत्कर्ष माने, तो पराकाष्ठा माने, उच्चतम स्थिति माने कि उच्चतम स्थिति में ही रस उपचित हो रहा है स्थायी भाव का जागृत होने से, तो हास्य और श्रृंगार की जो अनेक अवस्थाएं हैं वो असंगत हो जाती हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाती हूं। हास्य के 4-5 भेद दोस्तों माने गए हैं। सबसे पहला है स्मित, फिर है हसित, फिर है वेहसित, फिर है उपहसित और फिर है अपहसित। स्मित का मतलब है हल्का सा मुस्कुराना, तो ये यानी हास्य रस अपनी निम्नतम स्थिति में होता है तो स्मित, फिर उससे थोड़ा और आगे ऊपर बढ़ता है तो हसित यानी हल्के से दांत भी दिखने लग जाते हैं। विहसित,
विहसित का मतलब होता है कि नेत्र भी थोड़े तिरछे होने लग जाते हैं, यानी और अधिक गहराई में हंसता है इंसान। उपहसित यानी इतना अधिक होने लग जाता है कि कंधे, दृष्टि, मुंह की विकृति, ये सब कुछ अलग हो जाता है उपहसित की स्थिति में। और जब अपहसित होता है तो अपहसित में व्यक्ति के आंखों से हंसते हंसते आंसू आने लगते हैं, पेट पकड़ने लगता है, ताली बजाने लगता है, जमीन पर गिर पड़ता है। ये अवस्थाएं हैं। तो इनका कहने का मतलब, शंकुक ने जो दूसरा आरोप लगाया, उनका मत है कि जैसे ये अलग अलग हास्य रस की अवस्थाएं हैं, यदि इन हास्य रस की हम ये माने कि जो उपचिति होती है, यानी जो परिपक्वता होती है रस की, वो पराकाष्ठा पर ही होती है। तो पराकाष्ठा पर होती है, तो पराकाष्ठा पर तो हास्य रस की पराकाष्ठा तो ये है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी अवस्थाएं तो बेकार हो गई, क्योंकि हम इनको इसके द्वारा स्पष्ट कर ही नहीं सकते। ये उन्होंने दूसरा आरोप लगाया। आगे चलें। अगले बिंदु में विभाव और स्थायी भाव में कारण कार्य भाव संबंध की स्वीकृति घटित नहीं होती। उन्होंने क्या माना? उत्पादक। उत्पादक कौन है? विभावादि, जो रस को उत्पन्न करते हैं। उत्पाद्य क्या है? रस। तो इसका जो संबंध माना है, उत्पादक उत्पाद्य जो संबंध माना है, उसकी स्वीकृति नहीं होती कारण कार्य के द्वारा, क्योंकि ऐसी स्थिति में विभावादि उत्पन्न हुए और फिर रस उत्पन्न हुआ, तो विभावादि नष्ट हो गए, समाप्त हो, क्योंकि विभावादि हमेशा जागृत अवस्था में नहीं रहते। तो ऐसी स्थिति में विभावादि के समाप्त होने पर स्थायी भावात्मक रस भी नष्ट हो जाएगा, जबकि स्थायी भाव तो हमेशा विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप में, स्थिर रूप में, शांत रूप में। तो उन ये स्थिति स्वीकार नहीं है। ये उन्होंने एक और आरोप लगाया। नट के माध्यम से वास्तविक रामादि द्वारा प्राप्य मूल रस का आस्वाद प्राप्त करना सहृदय के लिए असंभव है, क्योंकि भट्टलोलट ने क्या कहा था कि रस वास्तव में जो मूल रामादि पात्र होते हैं उनमें होता है, और अनुसंधान के द्वारा नट अपने व्यक्तित्व में उन सारे हाव भावों को ग्रहण करता है, उनका अनुकरण करता है, और जो सहृदय दर्शक है वो उस पर मूल वास्तविक राम आदि पात्रों के होने का नट नटी पर आरोप कर लेते हैं। ये बात उन्होंने अपने सिद्धांत में कही। तो एक आरोप ये लगाया गया कि नट और नटी के माध्यम से राम आदि की जो मूल भावनाएं रही होंगी उनको, उनका आस्वादन करना सहृदय सामाजिक के लिए असंभव सी बात है, क्योंकि खुद जो नट जो अभिनय कर रहा है उसे नहीं पता होता कि अनुकार्य यानी राम और सीता आदि जो मूल पात्र हैं उन्होंने किस स्थिति में किस प्रकार के रस का अनुभव किया होगा। वो केवल और केवल अनुसंधान के आधार पर ही अभिनय को अभिव्यक्त कर, अभिनय के द्वारा हाव भावों को अभिव्यक्त करता है। डॉक्टर नगेंद्र भट्टलोलट के सिद्धांत के विषय में क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने 4 विशेषताएं बताई हैं भट्टलोलट के सिद्धांत की। पहली है कि ये व्याख्या भरत सूत्र की अन्य व्याख्याओं की अपेक्षा मूल के अधिक निकट है। यानी डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि अन्य जो बाद की जो व्याख्याएं हैं वो भरत सूत्र के मूल स्वरूप से बहुत आगे निकल चुकी हैं, लेकिन भट्टलोलट की व्याख्या जो है वो भरत मुनि के मूल जो सूत्र है उसके काफी निकट प्रतीत होती है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। दूसरी बात वे कहते हैं कि भट्टलोलट ने कला में वस्तु के महत्व को स्थापित किया। अब कला में वस्तु के महत्व को स्थापित करने का मतलब क्या है? कला का मतलब है यहाँ पर अभिनय कला मान लीजिए या काव्य कला मान लीजिए। उसमें वस्तु का महत्व क्या है? वस्तु का महत्व ये है कि जो मूल पात्र हैं, जो जीवंत नहीं है अभी हमारे सामने, उनको अपने अंदर ग्रहण कर प्रस्तुत करना। तो जो जीवित नहीं है वो क्या कहलाता है? वस्तु कहलाता है। तो इसलिए उन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने दूसरी विशेषता ये बताई कि कला में वस्तु का जीवंतता का महत्व है, ये तो माना था, लेकिन कला में वस्तु के महत्व को भी इन्होंने स्थापित किया। तीसरे बिंदु में वे कहते हैं कि अभिनेता द्वारा रसानुभूति की घोषणा करना, कि अभिनेता रसानुभूति करता है। भरत मुनि ने तो नाट्यगत माना था सब कुछ, लेकिन इन्होंने पहली बार ये कहा कि अभिनेता मूल पात्रों के रस को अपने भीतर महसूस करता है। ये कह करके भट्टलोलट ने जो नाट्य कला है उसमें एक अद्भुत मोड़ उपस्थित किया है, यानी इस विचारधारा को एक नए दृष्टिकोण से देखा है।
रस की व्यक्ति परक व्याख्या का सूत्रपात यहीं से होता है, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्यगत माना तो वहां व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया था, वहां पर मूल महत्व किसका था? नाटक का। तो यहां पर पहली बार व्यक्ति नटनटी के रूप में और सामाजिक के रूप में भी व्यक्ति, उनके व्यक्ति के महत्व को रस निष्पत्ति में महत्वपूर्ण माना गया। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये रस की जो व्यक्तिपरक व्याख्या है वो यहां से भट्ट लोलट से शुरू होती है। भट्ट लोलट के सिद्धांत की कमियां क्या रही? उन्होंने सामाजिक के रसास्वादन की समस्या को दूर से देखा है। पहली जो कमी उनकी है कि वे मूल रसास्वादन कौन करता है? सामाजिक या दर्शक। तो उसकी समस्या को उन्होंने बहुत दूर से देखा है, क्योंकि मूल रस तो रहता है मूल पात्र राम आदि में, उसका अनुसंधान के द्वारा अनुकरण करते हैं नट और नटी, फिर उन पर आरोप करके सामाजिक आनंद प्राप्त करता है। यानी तीसरे चरण में सामाजिक का नंबर आया, यानी सामाजिक जो वास्तव में सचमुच में रसास्वादन करता है, उसकी समस्या को बहुत दूर से देखने का प्रयास किया है भट्ट लोलट ने। वे उसे अनुभव करता नहीं, यानी उसे रस का अनुभव करता नहीं मानते। किसको? सामाजिक को, बल्कि प्रतीति करता मानते हैं, क्योंकि उसे रस की प्रतीति होती है। रस की समस्या पर विचार इस दृष्टिकोण से भट्ट लोलट ने किया है, जो कि विद्वानों की दृष्टि में अनुचित है। वे अनुकार्य के विषय में मूल पात्र और कवि निबद्ध पात्र का भेद स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि दो स्थितियां हैं, एक तो मूल राम और सीता आदि अनुकार्य। अब अनुकार्य यहां कवि के द्वारा अपने एक नाटक में प्रस्तुत किए गए पात्रों के लिए शब्द इस्तेमाल हो रहा है या मूल रामादि पात्रों के लिए, ये अंतर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ये एक कमी है। भट्ट लोलट के विवेचन के अनुसार रस की स्थिति प्रत्यक्ष इंद्रिय मानसिक भाव से अभिन्न, तदनुसार सुख दुखात्मक हो जाती है। यह स्थिति अमान्य है। और विद्वानों ने क्या आरोप लगाया भट्ट लोलट पर? उन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष इंद्रिय मानसिक भाव होते हैं, प्रत्यक्ष इंद्रिय मानसिक भाव का अर्थ क्या है? किसी भी दृश्य को हम सामने देखें और हमारी इंद्रियां उस दृश्य को ग्रहण करें और उसके अनुसार हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो, यानी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न भाव इंद्रिय मानसिक भाव हो गए। अब क्योंकि यहां पर सामाजिक नट नटी के अभिनय को देख करके और फिर अपने मानसिक इंद्रिय भाव उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य हमारे जीवन में जो इंद्रिय मानसिक भाव होते हैं उनमें और यहाँ नाटक को देखकर सामाजिक के मन में उत्पन्न होने वाले भावों में कोई भिन्नता नहीं रहती, यानी ये एक प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख दुखात्मक स्थिति, क्योंकि हम जब भी कोई दृश्य देखते हैं, मान लीजिए कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया, तो हम उस समय दुख की स्थिति में होते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रिय भाव है। तो इसी तरीके से इंद्रिय मानसिक भाव सुख और दुख की भावनाओं से भरपूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रस की स्थिति है वो भी सुख दुखात्मक हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय मानसिक भाव से ये अभिन्न हो गए। और रस तो क्योंकि लोकोत्तर चमत्कार प्रमाण है और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, और दूसरी बात इसकी तुलना रस निष्पत्ति की, रस की उच्चतम अवस्था की तुलना ब्रह्मानंद से की गई है, यानी आत्मा के साक्षात्कार, परमात्मा के साक्षात्कार से उत्पन्न जो आनंद है उससे इसकी तुलना की गई है। तो ऐसी स्थिति में ये इंद्रिय मानसिक भाव के समान नहीं हो सकता, इसलिए इस मत को स्वीकार नहीं किया गया। अब बात आती है दूसरे सिद्धांत की, वो है शंकुक का अनुमितिवाद। शंकुक के अनुसार स्थायी भाव मूलतः रामादि अनुकार्य में होता है। स्थायी भाव देखिए, भट्ट लोलट ने भी रामादि मूल अनुकार्य में माना था, इन्होंने भी माना, लेकिन ये मानते हैं कि रस की निष्पत्ति वहां नहीं होती, रस की निष्पत्ति नट नटी में होती है। इस अंतर को आप समझ लेंगे। जब नट नटी अनुकार्य के रूप व्यवहार आदि का अनुभव करते हुए रंगमंच पर प्रणय का दृश्य प्रस्तुत करते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अनुकार्य यानी जो मूल राम आदि पात्र हैं उनका अनुकरण करके जब अभिनेता और अभिनेत्री मंच पर कोई प्रेम का दृश्य मान लीजिए उपस्थित कर रहे हैं, तब सामाजिक के हृदय में उसकी रस की प्रतीति होती है। और रस की उत्पत्ति कहां होती है? नट नटी के व्यवहार में होती है। तभी वे उस अभिनय को अपने सही वास्तविक रूप में
कर पाते हैं, संपन्न कर पाते हैं और उसे देखकर सामाजिक जो है दर्शक जो है वो आनंदित हो पाते हैं। निष्पत्ति शब्द का इन्होंने अर्थ बताया अनुकृति और अनुमिति। अनुमिति का अर्थ है अनुमान लगाना, अनुकृति का अर्थ है अनुकरण करना। संयोग शब्द का अर्थ इन्होंने बताया अनुमापक और अनुमाप्य संबंध या फिर गम्य गमक संबंध। अब अनुमापक क्या है? अनुमापक जो अनुमान लगाने का कारण है वो है विभावादि, और अनुमाप्य क्या है? वो है रस। इसी तरह से गम्य और गमक, गमक क्या है? विभावादि, और गम्य है रस। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो अनुकरण की बात कही गई है और अनुमिति की बात कही गई है, अनुकरण कौन करता है? अनुकरण करता है नट। किसका? मूल रामादि पात्रों का, यानी अनुकार्य का, जिसके लिए शब्द साहित्य शास्त्र में अनुकार्य इस्तेमाल किया गया है। अनुमान कौन करता है? अनुमान करता है सामाजिक, यानी वो प्रेक्षक, वो दर्शक जो नाटक को देख रहा है, वो अनुमान करता है। क्या अनुमान करता है? नट नटी में मूल रामादि पात्रों के होने का अनुमान करता है। ये किसने कहा? ये शंकुक ने कहा। वासना, या अब किसके आधार पर अनुमान करता है? शंकुक कहते हैं वासना या जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके आधार पर सामाजिक अनुमान करता है। शंकुक के अनुमितिवाद का स्पष्टीकरण देखते हैं। शंकुक ने अपने सिद्धांत को चित्र तुरंग न्याय से के आधार पर समझाने का प्रयास किया। पहली बात, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। जिस प्रकार चित्र में, अब ये चित्र तुरंग न्याय क्या है? चित्र में अश्व को, घोड़े का चित्र लगा हुआ है कमरे में, और उसमें हम अश्व को देखते हैं और अश्व की प्रतीति होती है हमें, हम समझ जाते हैं कि ये घोड़ा है। अब हमको किसने बताया कि ये घोड़ा है? तो इसी आधार पर राम आदि मूल पात्रों के नट नटी में होने की प्रतीति का अनुमान लगाता है सामाजिक। ये स्पष्ट करने की कोशिश की है जैसे हम चित्र में घोड़े का चित्र देखकर घोड़े के होने की प्रतीति करते हैं अनुमान के आधार पर, और ये अनुमान का आधार क्या है? हमारे पूर्व जन्म के संस्कार या हमारी वासना। उसी प्रकार नट और नटी को अभिनय करते देखकर उनमें मूल पात्रों के होने का अनुमान उसी वासना के आधार पर सामाजिक लगाता है। ये चित्र तुरंग न्याय के आधार पर शंकुक ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। शंकुक ने अनेका अनुकार्य को ऐतिहासिक न मानकर, अब यहां इन्होंने स्पष्ट किया, भट्ट लोलट ने स्पष्ट नहीं किया था कि अनुकार्य से उनका अर्थ सचमुच के मूल राम और सीता है या कवि निबद्ध राम और सीता है। उन्होंने कहा कि अनुकार्य से उनका अभिप्राय वो सचमुच के राम और सीता नहीं बल्कि कवि निबद्ध राम और सीता है। इस अंतर को आप स्पष्ट कर लेंगे, समझ लेंगे। शंकुक के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली बात, चित्र तुरंग न्याय के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, तो न्याय शास्त्र पर आधारित सिद्धांत है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। सामाजिक के आस्वादन को मुख्य रूप से विवेचन का आधार बनाया। पहली बार रस निष्पत्ति के संदर्भ में ये कार्य किया गया शंकुक के द्वारा कि उन्होंने सामाजिक के आस्वादन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। शंकुक ने अपने सिद्धांत में अनुकरण पर बल दिया, इसीलिए उसे अनुकृतिवाद कहा जाता है। वे नट के अनुकरण और सामाजिक प्रतीति को सर्वथा पृथक नहीं मानते। अनुकरण कौन करता है? नट। किसका करता है? जो मूल रामादि अनुकार्य हैं उनके हाव भावों का अनुकरण करता है। और शंकुक का मूल रामादि पात्रों से होने का क्या मतलब है? कवि निबद्ध पात्र, उनका अनुकरण करता है। और सामाजिक करते हैं अनुमान के आधार पर, वासना के आधार पर प्रतीति। और ये एक ही प्रक्रिया मानते हैं दोनों की, इनका अनुकरण और इनकी प्रतीति यानी अनुमान के आधार पर प्रतीति को एक ही मानते हैं शंकुक। शंकुक ने नाट्य में अनुकार्य का अर्थ कवि निबद्ध पात्र माना, ये स्पष्ट कर चुके। उन्होंने रस विवेचन को निश्चित दार्शनिक भूमिका पर स्पष्ट किया, आधारित किया, क्योंकि चित्र तुरंग न्याय के द्वारा उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। शंकुक के सिद्धांत में क्या कमियां रही? शंकुक के अनुसार मूल पात्र के भाव का नट द्वारा अनुकरण ही रस है, ये पहली बात उन्होंने कही गई। इस अनुकरणवाद यानी ये जो अनुकरण को रस माना है उन्होंने, उस अनुकरणवाद का बाद के आचार्य भट्टतौत और अभिनव गुप्त ने
कड़ा विरोध किया। शंकुक के सिद्धांत में प्रत्यक्ष ज्ञान की अवज्ञा हुई है। प्रत्यक्ष ज्ञान की अवज्ञा क्यों हुई है? प्रत्यक्ष ज्ञान की अवज्ञा इसलिए हुई है कि नट नटी कवि निबद्ध मूल पात्रों का अनुकरण करते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान की यहाँ अवज्ञा हुई है। और उनके अनुकरण करने के दृश्य को देखकर सामाजिक अनुमान लगाता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं रहा। तो ये कहा गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान की यहाँ अवज्ञा हुई है। अवज्ञा यानी उपेक्षा। अनुमान पर बल देने के कारण इस सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षक का आलंबन से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता। यानी आलंबन कौन हुए? मूल जो नायक नायिका हैं राम आदि, वो आलंबन हुए। तो आलंबन से डायरेक्ट संबंध, प्रत्यक्ष संबंध दर्शक का नहीं होता, क्योंकि उस मूल नायक नायिका के पात्रों को, उनके हाव भावों को अभिव्यक्त कौन कर रहा है? नट और नटी। तो बीच में माध्यम कौन है? नट और नटी। तो ऐसी स्थिति में दर्शक और आलंबन के बीच में प्रत्यक्ष संबंध रहा ही नहीं। किसी प्रकार के संबंध के अभाव में प्रश्न उठाया गया आलोचकों के द्वारा कि जब आलंबन और दर्शक के बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं है, तो भला रसास्वादन कैसे संभव हो गया, यानी रस निष्पत्ति कैसे हो गई? अगला बिंदु आता है, शंकुक के इस सिद्धांत में अभिनय तत्व को प्रधान और काव्य तत्व को गौण माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कवि निबद्ध पात्रों के अनुकरण पर बल दिया गया। यानी रस किसमें है? मूलतः रस निष्पत्ति किसमें हो रही है? नट और नटी में। और वो रस निष्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? अभिनय के अंतर्गत। और वो अभिनय किसके पर आधारित है? अनुकरण पर। तो ऐसी स्थिति में अभिनय की प्रधानता हो गई और जो काव्य निबद्ध पात्र हैं यानी काव्य तत्व गौण माना गया। इस दृष्टि से भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई। जबकि रस का परिपाक का जो मूल कारण है वो काव्य ही है। रस जो उत्पन्न हो रहा है उसका मूल कारण काव्य है, अभिनय तो केवल उसका पोषक मात्र है। अगले सिद्धांत पर आते हैं। अगला सिद्धांत है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। भट्ट लोलट और शंकुक के सिद्धांतों की प्रमुख रूप से दो आपत्तियां रही, यानी दो कमियां रही। दो बिंदुओं को लेकर आपत्ति उठाई गई बाद के विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। क्या थे? अदृष्ट पूर्व राम आदि चरित्रों की रसानुभूति की मात्रा के संबंध में अज्ञानता है। अदृष्ट पूर्व का मतलब क्या है? जिन्हें पहले नहीं देखा गया है। राम और सीता को हम में से किसी ने नहीं देखा, नट नटी ने भी नहीं देखा। तो जिनको देखा ही नहीं, उनके चरित्रों की रसानुभूति किस स्तर पर होगी, कितनी मात्रा में होगी, इसके विषय में शंकुक ने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए इस दृष्टि से इसकी आलोचना की गई शंकुक के सिद्धांत की। दूसरों के व्यवहार के प्रति हमारी जो संस्कारनिष्ठ और परंपरागत श्रद्धा है, उन्होंने कहा था ना कि वासना के आधार पर अनुमान लगाता है, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर अनुमान लगाता है। तो उस पर एक आरोप लगाया गया आचार्यों के द्वारा कि हमारी जो वासनाएं होती हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो केवल सात्विक भावनाएं नहीं होती, उसमें घृणा, राग, द्वेष, श्रद्धा सब मिला जुला होता है। तो और जबकि रस की उत्पत्ति कब होती है? जब सत्व का उद्रेक होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी वासना में श्रद्धा, घृणा, राग, द्वेष आदि विपरीत भाव भी विद्यमान है, तब भला तादात्म्य कैसे स्थापित हो सकता है? अर्थात तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता उनके साथ, क्योंकि सत्व के उद्रेक के बिना रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती। अगले बिंदु पर आते हैं। भट्ट नायक के भुक्तिवाद ने निराकरण किया। ये जो दो आपत्तियां बताई गई, उनका भट्ट नायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद के द्वारा समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की। भट्ट नायक ने क्या कहा? भट्ट नायक ने कहा कि न तो रस की उत्पत्ति होती है। किसने कहा था उत्पत्ति? भट्ट लोलट ने कहा था। न प्रतीति होती है और न अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है फिर रस का? रस की भुक्ति होती है, यानी रस का भोग किया जाता है, आस्वादन किया जाता है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या बताया? भावित होना या भाविती की अवस्था। यानी भाविती की अवस्था का मतलब है रस के पूर्ण दशा को प्राप्त होने की अवस्था। संयोग का अर्थ इन्होंने माना भावक भाव्य संबंध। भावक
जो रस को उत्पन्न करने का कारण है, यानी विभावादि, और भाव्य यानी रस। भट्टनायक के अनुसार रस की निष्पत्ति का अर्थ है विभावादि के भाव्यमान होने पर। भाव्यमान यानी सरल शब्दों में ये कह लीजिए कि उत्कर्ष को प्राप्त होने पर रस की जो उत्पत्ति होती है उसका भोग करना ही भुक्ति है, वही रस निष्पत्ति है इनके अनुसार। क्योंकि निष्पत्ति शब्द का अर्थ इन्होंने भावित होना या भाविती बताया, और क्योंकि इन्होंने भुक्ति की बात की कि रस का भोग किया जाता है, भुक्ति होती है, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भुक्तिवाद कहा जाता है। अपने इस मत की पुष्टि के लिए भट्टनायक ने 3 व्यापारों की कल्पना की। देखिए, इन 3 व्यापारों को समझ लेंगे तो आप भट्टनायक के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहला है अभिधा, दूसरा है भावकत्व और तीसरा है भोजकत्व। अभिधा क्या है? अभिधा शब्द शक्ति हम सभी जानते हैं। अभिधा का अर्थ है जो भी काव्य हम पढ़ रहे हैं उसके सामान्य अर्थ को ग्रहण करना अभिधा है। और ये अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है ये किस स्तर पर होती है? बौद्धिक स्तर पर। और रस का भोग किस स्तर पर होता है? आत्मिक स्तर पर। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी पहली सीढ़ी है रस निष्पत्ति की अभिधा, दूसरी सीढ़ी है भावकत्व। भावकत्व का अर्थ क्या है? भावकत्व का अर्थ है कि यहां हमने सामान्य अर्थ तो समझ लिया, लेकिन धीरे धीरे हम उस अर्थ का जो भाव है उसको अपने हृदय में अनुभव करने लगे, और यहीं से भावकत्व की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जब भावकत्व की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी जो कुछ भी कवि कह रहा है उसका शाब्दिक अर्थ हमने यहां ग्रहण किया, और उसके अर्थ को के कारण हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होने की प्रक्रिया हो गई, यानी अनुभूति की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये भावकत्व यानी दूसरी सीढ़ी हो गई। और जैसे जैसे हम उस काव्य की गहराई में गए, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम नाटक को मंचित होते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय की अनुभूति और प्रगाढ़ और गहरी होती गई, और यही प्रक्रिया है भावकत्व की। भावकत्व की जिस क्रिया से पाठक को काव्यानुभूति होती है, यानी काव्य के मर्म को वो अपने हृदय में अनुभव करने लगता है, यही प्रक्रिया साधारणीकरण है। ध्यान देंगे, साधारणीकरण नाम का प्रयोग और उसकी अवधारणा प्रस्तुत करने वाले हैं भट्टनायक, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं अभिनव गुप्त। उसको पूरी तरह से एक सिद्धांत का आकार देने वाले अभिनव गुप्त हैं। भाव दशा में सहृदय सामाजिक का चित्त, यानी भाव्यमान होने पर, जब रस भाव्यमान होता है यानी अनुभूति की प्रक्रिया गहरी होती है, तब सहृदय जो सामाजिक का चित्त है, जो मन है, वो व्यक्तिगत संसर्गों से मुक्त हो जाता है। ध्यान देंगे, निष्पत्ति शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए भरत मुनि ने कहा था निशेषेण पत्ति, यानी निशेष होने के द्वारा। तो वो निशेष होना यहां समझ लीजिए व्यक्तिगत संसर्गों से, यानी अपने आप के व्यक्तित्व से, अपने आसपास के परिवेश से मुक्त हो जाता है। यानी वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है, वो कहाँ बैठा है, वो क्या कर रहा है। वो अब पूरी तरह से उस काव्य में या जो मंचित हो रहा नाटक है उसमें डूब जाता है। और सामाजिक के हृदय का जो स्थायी भाव है, ऐसी स्थिति आने पर जब साधारणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, साधारणीकरण की प्रक्रिया में वो पूरी तरह से डूब गया, तो सामाजिक के हृदय का जो स्थायी भाव है वो जागृत हो जाता है, भावित हो जाता है, जागृत हो जाता है, और चरम अवस्था पर यानी रस रूप में परिणत हो जाता है, चरम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब तीसरा बिंदु आता है भोजकत्व। भोजकत्व का अर्थ है भोग करना, यानी आस्वादन लेना। भोजकत्व व्यापार के द्वारा सामाजिक भावकत्व द्वारा जो रस उसने प्राप्त किया है, अनुभूति की प्रगाढ़ता के कारण जो रस उस उत्कर्ष को पहुंचाए उसके हृदय में, उसका भोग करता है भोजकत्व में। अभिधा में शाब्दिक अर्थ ग्रहण करता है, पहली सीढ़ी है रस निष्पत्ति की। भावकत्व में हृदय के स्तर पर, आत्मिक स्तर पर अनुभूति करता है, और जैसे जैसे ये अनुभूति प्रगाढ़ होती जाती है, रस दशा को स्थायी भाव प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही रस दशा को प्राप्त होता है, वैसे ही तीसरी सीढ़ी शुरू हो जाती है भोजकत्व व्यापार, यानी उस उत्पन्न हुए रस का भोग करने लगता है, आनंद लेने लगता है। कौन? सहृदय पाठक या फिर सामाजिक।
लौकिक अनुभव से ऊपर एक विशिष्ट अनुभव है रस का भोग। ये भट्टनायक ने कहा, यह सहृदय के चित्त में सत्व का उद्रेक होने पर ही संभव है। सत्व का उद्रेक होने का मतलब क्या है? सात्विक भावनाओं का उद्रेक होने का मतलब है मेरे पराये सभी प्रकार के बंधन, अहंकार, वासनाएं सब कुछ से मुक्त होकर केवल और केवल अपने आप को उस विशेष काव्यकृति के पात्रों में एकाकार कर लेना, लय कर लेना, या नाटक जो मंचित हो रहा है उसमें डूब जाना। कैसे आप लोगों के साथ कई बार ऐसा होता होगा कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें जैसे ही कोई हास्य का दृश्य आता है, हास्य रस का दृश्य आता है, हम इतने हंसने में डूब जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहता कि ये दृश्य केवल फिल्माया जा रहा है, इसके भागीदार हम नहीं हैं। लेकिन उस एक खास क्षण विशेष में हम उसके भागीदार होने लगते हैं और उस रस के भाव्यमान होने पर हम उस हास्य रस के आनंद का भोग करते हैं। इसी तरह से करुण रस अगर जागृत हो रहा है, कोई बहुत ही दर्दनाक दृश्य है, तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू बहना इस बात का प्रतीक है, इस बात की का संकेतक है कि हम में सत्व का उद्रेक हो गया है, यानी हम सभी प्रकार की हमारी जो व्यक्तिगत सत्ता के प्रति जो जागरूकता है वो निश्शेष हो गई है और हम केवल और केवल आत्मिक स्तर पर उसमें पूरी तरह से डूबकर उसी के आनंद को भोग रहे हैं। भट्टनायक के सिद्धांत की उपलब्धियां क्या हैं? पहली बात, इन्होंने साधारणीकरण की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसका विस्तृत विवेचन एक सिद्धांत के रूप में किया अभिनव गुप्त ने। सामाजिक की दृष्टि से रसास्वादन की ठीक ठीक व्याख्या करने का इन्होंने प्रयास किया, यानी यहां पर शंकुक ने नट और नटी को ज्यादा महत्व दिया था, अभिनय को महत्व दिया था। यहां पर सामाजिक को महत्व यानी दर्शक को महत्व दिया गया रसास्वादन की प्रक्रिया में और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया। अब आता है चौथा सिद्धांत, अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत यानी अभिव्यंजनावाद इसे कहा गया है। ये उनका एक मौलिक सिद्धांत है। भट्टनायक के मत में आवश्यक संशोधन करके इन्होंने रस सूत्र की महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है अभिनव गुप्त ने कि उन्होंने किसी नए मत की स्थापना नहीं की, अपितु प्राचीन मान्यताओं को सुधार कर संशोधित करके प्रस्तुत किया है। परवर्ती आचार्यों ने उन्हीं की व्याख्या को यानी अभिनव गुप्त की व्याख्या को ही आदर्श मानकर रस सिद्धांत की व्याख्या की। अभिनव गुप्त का मत क्या है? अभिनव गुप्त के अनुसार रति आदि स्थायी भाव सामाजिक के अंतःकरण में वासना रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, यानी स्थायी भाव कहाँ रहता है? सामाजिक के हृदय में। ये पहली बार इन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की। नाटक या काव्य में प्रस्तुत विभावादि के संपर्क में आकर स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर रस में परिणत हो जाते हैं। दूसरा बिंदु क्या है इनके मत का? इन्होंने कहा कि जब कोई नाटक हमारे सामने मंचित हो रहा है या किसी काव्य को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो नायक नायिका के भाव को उत्पन्न करने वाले जो विभाव अनुभाव आदि कारण हैं, उनके संपर्क में जब सामाजिक का हृदय आता है, तो परिणाम ये होता है कि उनके जो स्थायी भाव हैं, किसके हृदय में? सामाजिक के हृदय में जो स्थायी भाव हैं, वे धीरे धीरे अभिव्यक्त होने लगते हैं, यानी जागृत होने लगते हैं और रस के रूप में परिणत होने लगते हैं। सामाजिक के स्थायी भाव कब अभिव्यक्त होकर रस में परिणत होंगे? जब काव्य या नाटक में नायक नायिका के प्रेम भाव का प्रसंग अगर चल रहा है, तो उस प्रेम भाव को जागृत करने वाले जो विभाव आदि हैं, उनसे को देख करके ये स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर किसके? सामाजिक के अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणत होते हैं। ये रस किसके समान बताया इन्होंने? ब्रह्मा स्वाद के तुल्य बनाया। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो आनंद है वो अलौकिक है, अद्भुत है और उसकी तुलना किसी भी लौकिक भौतिक आनंद से नहीं की जा सकती। उसी तरह से अभिनव गुप्त ने कहा कि ये जो साहित्य से प्राप्त जो सामाजिक का आनंद है वो ब्रह्मा स्वाद के ब्रह्मानंद के समान है। रसास्वादन में यद्यपि सामाजिक की आत्मा की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु साधारणीकरण व्यष्टि के धरातल पर न होकर समष्टि के धरातल पर होता है। इस बिंदु को अच्छी तरह समझ लेंगे। अभिनव गुप्त ने क्या कहा कि रसास्वादन में यानी रस का भोग करने की जो प्रक्रिया है उसमें, क्योंकि वो रस का भोग कौन करता है? सामाजिक करता है, जो दर्शक है वो करता है,
तो सामाजिक की आत्मा की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक यानी जो दर्शक है वही आत्मा के स्तर पर उस आनंद को, रस के आनंद का भोग करता है। लेकिन जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है, वो साधारणीकरण की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के धरातल पर नहीं होती, बल्कि समष्टि के धरातल पर होती है। संक्षेप में साधारणीकरण पर हम अलग से सत्र करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं समझा देती हूं कि साधारणीकरण का अभिप्राय यहां पर क्या है। जब नट और नटी मंचित अभिनय कर रहे हैं राम और सीता का, तो कुछ समय तक जब हम उस दृश्य को देखते हैं तो राम और सीता, हमें राम और सीता यानी दिव्य व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वैसे ही संस्कार हमारे हृदय में विद्यमान है। लेकिन जैसे जैसे हमारी अनुभूति गहन होती जाती है, हमें वे नायक नायिका जो दिव्य राम और दिव्य नारी सीता हैं, वे हमें एक सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये है साधारणीकरण, यानी वो अपनी विशिष्ट भूमिका के धरातल से उतरकर साधारण भूमिका पर आ जाते हैं। और जब वो साधारण भूमिका पर आ जाते हैं, तब जो सामाजिक है, जो कि एक साधारण सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए उनके स्वरूप के साथ एकता स्थापित करना, अपने आप को लय करना उनके लिए सहज हो जाता है। तो इसलिए कहा कि व्यष्टि, कोई एक व्यक्ति का साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि सारे पात्र साधारणीकृत हो जाते हैं। सारा जो समाज है, सामाजिक है, जितने भी दर्शक हैं, उन सबका साधारणीकरण होता है। तो व्यक्ति के धरातल पर तो होता ही है साधारणीकरण, समष्टि के धरातल पर भी साधारणीकरण होता है। यहां साधारणीकरण का मतलब है किसी भी अन्य ज्ञान से शून्य होना, यानी किसी भी प्रकार का बोध व्यक्ति को अपने निज के, जो निजी व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, उसके विषय में नहीं रहता। अगला बिंदु है, साधारणीकरण हो जाने पर सहृदय का चित्त निज मोह संकट से मुक्त होकर भाव का भोग करता है। निज मोह और संकट का अर्थ क्या है? यानी मान लीजिए कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे दिमाग में कोई टेंशन चल रहा है, लेकिन हम बहुत ही कॉमेडी कोई मूवी देखते हैं और हम उस क्षण विशेष के लिए अपने उस टेंशन को भूल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या हुई? निज मोह संकट से मुक्त होना, क्योंकि हम साधारणीकरण की प्रक्रिया में आ गए। तो जब तक वो टेंशन हमारे दिमाग में है, हम रस का भोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उस निज मोह संकट से मुक्त हुए, वैसे ही हमारे अंदर जो स्थायी भाव रस रूप को प्राप्त हो रहा है, उसका हम भोग करने लगते हैं। निष्पत्ति का अर्थ अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति बताया, और संयोग का अर्थ किया व्यंग्य और व्यंजक संबंध। व्यंजक यानी विभावादी, अभिव्यक्ति करने वाले, और व्यंग्य यानी जो अभिव्यक्त हो रहा है। व्यंग्य का अर्थ है स्थायी भाव का साधारणीकृत रूप यानी रस। व्यंजक का अर्थ है विभाव आदि जो रस की अभिव्यक्ति का कारण है। अभिनव गुप्त के रस सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि अभिनव गुप्त की व्याख्या का दार्शनिक आधार अधिक गंभीर और प्रामाणिक है, यानी उन्होंने रस निष्पत्ति और सामाजिक के द्वारा उस रस के भोग की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, दार्शनिक आधार प्रदान किया। अभिनव गुप्त ने सबसे पहले रस की वस्तुपरक सत्ता को नकारा, क्योंकि भरत मुनि ने तो नाट्यगत माना था रस को, तो वस्तुपरक हो गया। फिर नट नटी मूल पात्रों में माना गया, वो भी वस्तुपरक था, क्योंकि वो जीवंत नहीं है हमारे सामने। अभिनव गुप्त पहले व्याख्याकार हैं जिन्होंने रस की वस्तुपरक सत्ता को नकार दिया, उसकी उपेक्षा की और उसकी आत्मगत व्याख्या की, क्योंकि रस निष्पत्ति उनके अनुसार सामाजिक के यानी सहृदय के हृदय में हो रही है। समष्टिगत रस की परिकल्पना अभिनव गुप्त की मौलिक प्रतिभा का सशक्त प्रमाण है। जब उन्होंने कहा कि साधारणीकरण केवल व्यष्टि सत्ता का नहीं होता, बल्कि समष्टि का भी होता है, तो ये जो परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की, वो उनकी मौलिक प्रतिभा का प्रमाण है। अभिनव गुप्त यद्यपि व्यक्तिवादी हैं, तथापि उन्होंने रस चक्र की पूर्णता अंततः सामूहिक रस चेतना में ही मानी है। अब सीमाएं क्या हैं अभिनव गुप्त के रस सिद्धांत की? अभिनव गुप्त ने भरत के मत को इस प्रकार आक्रांत कर दिया कि परवर्ती काव्य शास्त्र में उसका वास्तविक रूप ही प्रच्छन्न हो गया, यानी ढक गया। भरत मुनि के का जो मूल सिद्धांत था वो तो दब गया, और आगे के जो व्याख्याकार हैं वो अभिनव गुप्त के जो व्याख्या थी उसी के आधार पर रस सिद्धांत का विवेचन करने लगे। अभिनव गुप्त के सिद्धांत के अनुसार काव्यास्वाद
आत्मा स्वाद से अभिन्न हो गया, यानी काव्य का आनंद और आत्मा का आनंद एक हो गया, जो बुद्धि को ग्राह्य नहीं है, क्योंकि काव्य का आनंद और आत्मा का आनंद हर व्यक्ति एक नहीं मानता और हर व्यक्ति के अंदर एक हो भी नहीं सकता। रस की आत्मगत व्याख्या से सहृदयता प्रमुख हो जाती है, और जब उन्होंने रस की आत्मगत व्याख्या की यानी आत्मानुभूति माना उसे, तब सहृदयता वहां महत्वपूर्ण हो गई और काव्य की सत्ता गौड़ हो गई, यानी सामाजिक की अनुभूतियां महत्वपूर्ण हो गई और काव्य की सत्ता गौड़ हो गई। ये सीमाएं मानी गई हैं अभिनव गुप्त की, विद्वानों का मत है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की कि रस निष्पत्ति को सरल से सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करती हूं कि ये अवधारणा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अब किसी तरह की कोई आशंका इसके विषय में आपके हृदय में नहीं रही होगी। अगले सत्र का इंतजार करिए। नमस्कार।